नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं मानव भ्रूण विज्ञान, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। और इस ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के अध्याय में अब तक हम पढ़ चुके हैं मानव में नर और मादा जनन तंत्र की संरचना। नर और मादा जनन तंत्र की संरचना के पश्चात उसमें हम पढ़ चुके हैं नर और मादा जनन अंग, जिसमें वृषण और अंडाशय को सम्मिलित करते हैं, उनकी आंतरिक संरचना, उनमें से किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है। अर्थात अब तक हम युग्मक जनन और नर और मादा जनन तंत्रों की संरचना पढ़ चुके हैं। अब जब युग्मक जनन की प्रोसेस हो जाती है तो उसमें आप लोगों ने युग्मक जनन के समय देखा था कि जो मादा प्राणी होते हैं उन मादा प्राणियों में कि युग्मक जनन की क्रिया में कभी एफएसएच हार्मोन का स्तर ज्यादा होता है, फिर कभी एलएच हार्मोन का स्तर ज्यादा होता है, कभी एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है तो कभी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि उसमें एक जब चक्र चल रहा होता है तो उस चक्र में कभी किस हार्मोन का लेवल ज्यादा, तो इन हार्मोनों के अकॉर्डिंग ही उस मादा की शारीरिक क्रियाओं में, उसके फिजियोलॉजी में चेंज होते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तनों के क्रम को हम कहते हैं जनन चक्र। और जनन चक्रों में आप लोगों को दो पढ़ाए थे, एक तो मध्य चक्र और एक रज चक्र। मध्य चक्र नॉन प्राइमेट्स में होता है जिसमें जनरली हम जानवरों को सम्मिलित करते हैं, और रज चक्र मानव में, कपि में, बंदर यानी प्राइमेट्स में होता है। और रज चक्र में आपको बताया था कि इसमें जो एंडोमेट्रियम होती है उस एंडोमेट्रियम की बाहरी स्तर, जिसको कहते हैं क्रियात्मक स्तर या स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वो रक्त के साथ टूटकर वेजाइना से बाहर निकल जाता है। अब ये सारे के सारे युग्मकों का निर्माण होने के पश्चात अब हम पढ़ने वाले हैं निषेचन की क्रियाविधि। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे युग्मकों का निर्माण क्यों हुआ और निषेचन की क्रियाविधि क्यों आवश्यक होती है। तो सुनिए, अब युग्मक निर्माण की क्रिया में यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आपने क्या पढ़ा है। वहां पर जनद होते हैं। जनद नर में कौन होते हैं? वृषण। और मादा में कौन होते हैं? अंडाशय। और जनदों को जननांग भी कह सकते हैं। तो अब ये जो जनद है, ये जनद कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक तो नर में तो कौन है? वृषण। और मादा में कौन होता है? अंडाशय। अब ये जो दोनों प्रकार के जनद है, इन्हीं दोनों जनदों में यहाँ पर पाई जाती है जनन कोशिका। जनन, इसमें भी जनन कोशिका है और इसमें भी जनन कोशिका है। अब आपको मालूम है कि ये जो जनन कोशिकाएं होती है, ये जनन कोशिकाएं कैसी होती है? 2n द्विगुणित होती है। अब ये जो 2n जनन कोशिकाएं हैं, इन 2n जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। और यहाँ पर विभाजन भी कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इस अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यहाँ पर नर में जो अगुणित कोशिकाएं बनती है उनको हम शुक्राणु, और मादा में जो अगुणित कोशिकाएं बनती है उनको अंडाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु होते हैं। तो अब यहाँ पर मुख्य जब जंतु को देखेंगे तो मुख्य, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, ये नर और मादा दोनों के दोनों कैसे होते हैं? 2n होते हैं। जबकि यहाँ पर युग्मक कैसे हैं? n। तो अब एक जब भी जीव का निर्माण करना होगा तो वापस से एक 2n जीव का निर्माण करना होगा, एक द्विगुणित जीव का निर्माण करना होगा। इससे कारण ये जो दोनों अगुणित युग्मक है, इन दोनों अगुणित युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। यानी ये n और n वापस से जब मिलेंगे तो एक कैसी संरचना बनेगी? 2n संरचना बनेगी। और ये जो 2n संरचना बन रही है, इसी 2n संरचना को कहते हैं युग्म नज, और इसी 2n को कहते हैं अंग्रेजी में जायगोट। समझ में आ गई वाली बात। और ये जो दोनों के मिलने की क्रियाविधि है, यही मिलने की क्रियाविधि क्या कहलाती है? निषेचन। तो आप लोग अब निषेचन की परिभाषा समझ गए होंगे। निषेचन की परिभाषा क्या होती है कि दो अगुणित युग्मकों के मिलकर, दो अगुणित युग्मकों के मिलने से एक द्विगुणित संरचना के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ? देखो, अर्धसूत्री विभाजन ने n बना दिए थे और निषेचन ने वापस 2n संरचना का निर्माण कर दिया। इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी हमेशा से युग्मकों में, जीव जातियों में गुणसूत्रों की संख्या को बराबर बराबर बनाए रखने का काम करते हैं। तो जंतुओं की या जीवों में जो कोशिकाएं होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर बराबर बनाए रखने का योगदान किसका होता है? अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया के द्वारा। अब ये जो निषेचन है, इसकी परिभाषा क्या हो गई? ये समझ में आ गई होगी कि जब दो अगुणित युग्मक मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं।
अब ये जो निषेचन है, ये निषेचन कितने प्रकार का होता है? तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है निषेचन के प्रकार। निषेचन का पहला जो प्रकार है वो पहला प्रकार है भाग लेने वाले युग्मकों के आकार के आधार पर, युग्मकों के आकार के आधार पर। यानी जो निषेचन की क्रिया ले रहा है, क्रिया हो रही है, उस क्रिया में भाग लेने वाले युग्मकों का आकार कैसा है उसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो अब सुनिए, जब हम उसके आधार की बात करते हैं तो वो कैसा कैसा होगा। यहाँ पर मान लो ये नर युग्मक है, ठीक है, और ये दूसरा मैं बना रहा हूं, अच्छा चलो तीनों बना देता हूं। ठीक है, ये तीन नर युग्मक है और यहाँ पर ये जो हम बना रहे हैं अब, ये है मादा युग्मक, ठीक, और ये भी है मादा युग्मक और यहाँ पर ये है मादा युग्मक, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये तो कौन से युग्मक है? नर युग्मक। और ये गुलाबी वाले जो पिंक रंग से जो बनाए हैं ये कौन से युग्मक है? मादा युग्मक, ठीक है। तो यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक, ये इनका आकार कैसा होता है उसके आधार पर निषेचन को तीन प्रकारों में विभक्त करते हैं। इसमें पहला प्रकार यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो निषेचन की क्रिया हो रही है, इस निषेचन की क्रिया में नर और मादा दोनों का आकार क्या है? समान। तो इससे बनने वाला जो 2n संरचना बन रही है, ये 2n संरचना में दोनों का योगदान क्या है? समान है। तो इसी को कहते हैं समयुग्मकी। क्या कहेंगे? समयुग्मकी। तो सम का मतलब क्या होता है? समान। यानी वह निषेचन जिसमें भाग लेने वाले दोनों युग्मक आकार में समान हो, कार्य में समान हो, तो इस प्रकार के निषेचन को कहते हैं समयुग्मकी। दूसरे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नर है उस नर में कौन है? कसाब है, लेकिन मादा में कसाब नहीं है। तो अब यहाँ पर नर तो गतिशील है और मादा गतिशील नहीं है, तो दोनों की संरचना क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो अब यहाँ पर दोनों युग्मक एक दूसरे के समान है क्या? नहीं। तो इस घटना को या इस प्रकार के निषेचन को हम कहेंगे विषम युग्मकी। क्या कहेंगे? विषम युग्मकी। विषम युग्मकी को अंग्रेजी में कहते हैं एनआइसोगेमस। एनआइसोगेमस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। पहला तो कौन सा हो गया? आइसोगेमस, और दूसरा कौन सा हो गया? एन आइसोगेमस हो गया, ठीक है। अब तीसरे को अगर यदि आप लोग देख रहे हो तो तीसरे में यहाँ पर नर युग्मक तो अत्यंत क्या है? छोटा, और मादा युग्मक अत्यंत क्या है? बड़ा। यानी नर तो छोटा है और मादा युग्मक अत्यंत बड़ा है। तो अब यहाँ पर जैसे इन दोनों में संलयन होगा तो संलयन से जो युग्मनज बनेगा उस युग्मनज में ज्यादा द्रव्यमान या ज्यादा कोशिका द्रव किसका होगा? अंडाणु का होगा कि शुक्राणु का होगा? तो आप देख सकते हैं कि अंडाणु का आकार बड़ा है तो इसमें ज्यादा योगदान अंडाणु का होगा। इसी कारण इसको कहते हैं अंड युग्मकी। क्या कहते हैं? अंड युग्मकी। और ये जो अंड युग्मकी है इसी को अंग्रेजी में कहते हैं oogemus। क्या कहेंगे? oogemus। समझ में आ गई ये वाली बात? तो यहाँ पर निषेचन कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का। जब भाग लेने वाले दोनों युग्मक समान आकार के हो तो समयुग्मकी, जब दोनों अलग अलग हो तो विषम युग्मकी, और जब दोनों में से अंडाणु बड़ा हो और शुक्राणु छोटा हो तो उसी को हम क्या कहेंगे? अंड युग्मकी कहेंगे। और जो अधिकांश प्राणी होते हैं उन अधिकांश प्राणियों में अंड युग्मकी प्रकार का ही होता है। यानी यहाँ पर देखो ये अंड युग्मकी भी विषम युग्मकी का एक भाग होता है। तो समझ में आ गई निषेचन कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का। किसके आधार पर? कि भाग लेने वाले युग्मकों का आकार, उनकी साइज, उनकी संरचना किस प्रकार की है। अब निषेचन का दूसरा प्रकार, निषेचन का दूसरा प्रकार स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। स्थान का मतलब क्या है? स्थान का मतलब यह है कि वो निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है उसके आधार पर। तो उसके आधार पर निषेचन की क्रिया को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो निषेचन है वो पहला निषेचन कहलाता है बाह्य निषेचन, और बाह्य निषेचन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है नाम से ही पता चल रहा होगा बाह्य। बाह्य का मतलब शरीर से बाहर। तो ये निषेचन कहाँ पर होता है विद्यार्थियों? ये निषेचन होता है शरीर से बाहर होता है। अब जब जीव के शरीर से बाहर हो रहा है तो शुक्राणुओं को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर शुक्राणु के लिए जो माध्यम होता है, स्पर्म के लिए जो माध्यम, स्पर्म के लिए माध्यम, ये जो माध्यम होता है ये माध्यम का काम करवाता है जल। माध्यम
जल होता है, ठीक है। तो इस कारण जब माध्यम का काम जल करवा रहा है तो ये जनरली कौन से जंतुओं में होगा, जलीय जंतुओं में होगा, जैसे मछलियां और एम्फीबिया। अब इन मछलियों और एम्फीबिया में क्या होता है, ये जैसे तालाब है, अब इस तालाब के अंदर यहाँ पर ये मादा मछलियों ने क्या मुक्त कर दिए या मादा मेंढक ने क्या मुक्त कर दिए, अंडे। तो यहाँ पर ये जब अंडाणु मुक्त कर दिए तो इन्हीं अंडाणुओं के पास में नर युग्मक शुक्राणु मुक्त कर देता है। नर युग्मक क्या मुक्त कर देता है, सॉरी नर क्या मुक्त करेगा, शुक्राणु। तो अब यहाँ पर अंडाणु और ये कौन है, शुक्राणु, दोनों एक दूसरे के पास पास में स्थित होते हैं और दोनों एक दूसरे के पास पास में स्थित होने के कारण दोनों निषेचित होकर 2n युग्मनजों का निर्माण करवाएंगे। तो यह निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, बाह्य निषेचन कहलाती है। कि जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर से बाहर जल में संपन्न होती है तो इसे क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। फिर दूसरा जो निषेचन होता है वो निषेचन कहलाता है आंतरिक निषेचन, और आंतरिक निषेचन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये इसमें क्या होता है, तो सुनो, ये होता है शरीर के अंदर, यानी जो जीव होता है उस जीव के शरीर के अंदर, ठीक है। अब ये जो शरीर के अंदर है इसमें होगा क्या, इसमें नर जनन तंत्र के द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में मुक्त किया जाएगा, और ये जो निषेचन की क्रिया है ये मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है। अब यहाँ पर माध्यम भी शुक्राणुओं के लिए, तो माध्यम के लिए यहाँ पर जो मादा जनन तंत्र के जो भी द्रव होते हैं, जिनमें मुख्य कौन होता है, गर्भाशय द्रव, तो इसमें मुख्य द्रव का कार्य गर्भाशय द्रव किसका कार्य करवाता है, माध्यम का कार्य करवाता है। अब ये जो निषेचन है ये निषेचन किस में होता है, जैसे सरीसृप है, फिर पक्षी है और स्तनधारी, यानी जो उच्च विकसित जंतु है उन जंतुओं में कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन। अब हम आगे जो भी क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं वो सभी क्रियाविधि किसकी पढ़ने वाले हैं, आंतरिक निषेचन की क्रियाविधि को ही पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं आंतरिक निषेचन की क्रियाविधि, ठीक है। तो अब निषेचन की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। निषेचन की क्रियाविधि, ठीक है। अब निषेचन की क्रियाविधि पढ़ने से पहले आप लोगों से मैं कुछ बातें और जो पहले हमने पढ़ी हैं वो बातें डिस्कस करने वाले हैं। अब ये बातें क्या है सुनिए। इस प्रकार से आप लोग ये देख रहे हैं मादा जनन तंत्र का चित्र। जब इस मादा जनन तंत्र के हम चित्र देखते हैं तो इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि ये कौन होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय, और ये जो एक जोड़ी अंडाशय है ये एक जोड़ी अंडाशय एक पतले तंतु मीजोवेरियम के द्वारा किससे जुड़े होते हैं, उदर गुहा से जुड़े होते हैं। अब ये जो अंडाशय है इन अंडाशयों से निर्माण होता है अंडाणुओं का। किसका निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण, अंडाशयों से अंडाणु का निर्माण। अब ये जो अंडाणु बन रहे हैं ये अंडाणु जैसे ही यहाँ से अंडोत्सर्जित होते हैं, आप लोगों को ये भी बताया कि अंडोत्सर्जन कौन सी अवस्था का होता है, यहाँ पर अंडोत्सर्जन होता है द्वितीयक oocyte का, द्वितीयक oocyte, यानी इसमें अब तक अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हुआ और उस अंडाणु निर्माण के बाद में द्वितीयक oocyte का क्या हुआ, उत्सर्जन। अब ये द्वितीयक oocyte उत्सर्जित होकर कहाँ पर आ गए, ये द्वितीयक oocyte उत्सर्जित होकर आ जाती है इस अंडवाहिनी में। कहाँ पर आ जाती है, अंडवाहिनी में। तो यहाँ पर ये कौन है, द्वितीयक oocyte, और इसी द्वितीयक oocyte को हम कुछ समय के लिए क्या नाम दे देते हैं, अंडाणु, ठीक है। जनरली ज्यादातर किताबों में यही लिखा हुआ रहता है, इस कारण इसको अंडाणु ही कहते हैं। तो अब ये अंडाणु कहाँ पर है, ये अंडाणु है अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी के भी कौन से भाग में होता है, ये अंडवाहिनी के कौन से भाग में स्थित है, एम्पुला भाग में, ठीक है। तो अब निषेचन की क्रिया भी कौन से भाग में होती है, एम्पुला भाग में संपन्न होती है। तो यहाँ पर समझ में आया है ये वाली कार्यक्रम क्या क्या हुआ, कि जैसे ही ये मादा में लैंगिक परिपक्वता हो जाती है तो अंडाशय से बनने वाले अंडाणु निकलकर किस में आ जाते हैं, अंडवाहिनी में। अब सुनो, उसके बाद में निषेचन होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, शुक्राणुओं की। तो अब नर और मादा के मध्य जब लैंगिक क्रिया होती है तो नर और मादा के जो लैंगिक क्रिया या जो मैथुन की क्रिया है उस मैथुन की क्रिया के द्वारा नर शुक्राणुओं को या नर वीर्य को कहां पर मुक्त करता है, वेजाइना या योनि भाग में मुक्त करता है। तो ये मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग है, योनि,
ठीक है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, क्रियाविधि में पहला चरण, ध्यान से सुनिएगा, पहला चरण नर मैथुन की क्रिया द्वारा, मैथुन या लैंगिक क्रिया द्वारा, लैंगिक क्रिया द्वारा स्पर्म सीमन को कहां पर मुक्त करता है, सीमन को मादा के वेजाइना भाग में मुक्त करता है, मादा के वेजाइना या योनि में मुक्त करता है, वेजाइना योनि में मुक्त। अब ये जो योनि में मुक्त करने की क्रियाविधि है, इसी क्रियाविधि को कहते हैं वीर्य सेचन। क्या कहते हैं, वीर्य सेचन, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इंसेमिनेशन। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंसेमिनेशन किसको कहेंगे। तो इंसेमिनेशन की क्रियाविधि किसको कहते हैं कि नर के द्वारा शुक्राणुओं को या वीर्य को मादा जनन तंत्र में सिंचने की सहायता से प्रवेश करवाना, तो क्या कहलाएगा, वीर्य सेचन कहलाएगा। और यदि सिंचने के अतिरिक्त किसी कृत्रिम माध्यम की सहायता से प्रवेश करवाता है तो उसी को कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, जो जानवरों में सामान्यतः देखा जाता है। तो पहली प्रोसेस क्या हुई कि नर और मादा के मध्य लैंगिक क्रिया होती है, और नर और मादा के मध्य लैंगिक क्रिया होने से नर शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र के वेजाइना भाग में मुक्त करता है। अब ये जो वीर्य इस नर ने मुक्त किया है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो वीर्य नर ने मुक्त किया है, इस वीर्य में क्या क्या होते हैं ये आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। तो वीर्य में आपको मालूम हो तो इसके अंदर कई लाखों तो कौन होते हैं, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं। इसके अलावा इसमें होता है शुक्र रस, याद करो शुक्राशय से निकलने वाले रस को कहा था शुक्र रस, और ये शुक्र रस इस वीर्य का कितना परसेंट बनाता है, 60 से 70% बनाता है। ये सारे की सारी बातें आप लोगों को मैं पहले शुक्राशय की संरचना में बता चुका हूं। तीसरा जो इस सीमेन का घटक होता है, मुख्य घटक, वो कौन सा होता है, वो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव। ये प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव, तो यहाँ पर कितने द्रव होते हैं सीमन में, 3। एक तो स्पर्म होता है, दूसरा ये कौन, शुक्र रस, और तीसरा कौन होता है, प्रोस्टेट द्रव। अब जो शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं में तो आनुवंशिक सूचना होती है। अब इस शुक्र रस में कौन कौन सी संरचनाएं बताई थी, याद करो। इस शुक्र रस में एक तो बताई थी आपको फ्रक्टोज, ठीक है। अब ये जो फ्रक्टोज शर्करा है, ये फ्रक्टोज शर्करा तो क्या काम करवाएगी, ये जो शुक्राणु पड़े हुए हैं इन शुक्राणुओं को क्या दिलाएगी, पोषण दिलाएगी। तो पहला काम तो फ्रक्टोज का क्या हो गया, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। दूसरा, अगर यदि इस शुक्र रस का मालूम हो तो इसमें पाए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करवाते हैं, ये गर्भाशय में संकुचन करवाते हैं। आप लोगों को ये काम तो पहले भी बताया था, गर्भाशय में संकुचन, लेकिन उस गर्भाशय में संकुचन से क्या होगा वो आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूं। तो गर्भाशय में क्या करवाएंगे, संकुचन, ठीक है, गर्भाशय में संकुचन। अब देखो यहाँ पर ये जो सीमन है, इस सीमन को यहाँ पर छोड़ दिया, जबकि अंडाणु कहाँ पर है, यहाँ पर अंडवाहिनी में। तो अब निषेचन होने के लिए इन शुक्राणुओं का गति करके कहाँ पर पहुंचना जरूरी होगा, अंडाणु तक पहुंचना जरूरी होगा। तो अब इन शुक्राणुओं को अंडाणु तक जाने के लिए यहाँ से मूव करके इनको इस गर्भाशय को पार करते हुए अंडवाहिनी से होते हुए इस अंडवाहिनी के एम्पुलरी भाग में प्रवेश करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये जो गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय में नीचे से ऊपर की ओर गति होती है, गर्भाशय में नीचे से ऊपर की ओर गति होती है, यानी यहां से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर गतियां जाती है। तो जब ये गति इस प्रकार से जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, उससे शुक्राणुओं को और तेजी से गति करने में सहायता प्राप्त हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा ये वाली बात। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय में क्या करवाते हैं, संकुचन करवाते हैं, जिससे शुक्राणु ऊपर की ओर अंडाणु की ओर गति करते हैं। फिर इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि का जो द्रव होता है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्रव में आप लोगों को याद हो तो इसमें बताया था फाइब्रिनोलाइसिन उपस्थित होता है। अब ये जो फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम है, ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या काम करवाता है, ये फाइब्रिनोलाइसिन प्रोटीनों को घोलकर, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोटीन होती है उन प्रोटीनों को घोलकर किसका निर्माण करवाता है, घोलकर एक तरल माध्यम का निर्माण करता है, तरल माध्यम बनाता है, और उसी तरल माध्यम के कारण शुक्राणु बड़ी तेजी से गमन कर पाएंगे। तो यहाँ पर गमन करने के लिए शुक्राणुओं के लिए तरल माध्यम का निर्माण कौन करवा देगा, फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें और बता दूं कि ये जो मादा का वेजाइना या योनि वाला जो भाग होता है, इस वेजाइना या योनि में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं को कहते हैं लैक्टोबैसिलस। और ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या काम करवाते हैं? ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु यहाँ पर फॉर्मेशन करवाते हैं लैक्टिक एसिड का। किसका निर्माण करवाते हैं? लैक्टिक एसिड का निर्माण। अब जब ये लैक्टिक एसिड का निर्माण करवा रहे हैं तो इस लैक्टिक एसिड के कारण यहाँ पर पीएच कैसी हो जाएगी? एसिडिक पीएच हो जाएगी। और आप लोगों को मैंने बताया था कि शुक्राणु अम्लीय माध्यम में जीवित ही नहीं रहते। समझ में आ गई वाली बात? तो अब यहाँ पर माध्यम कैसा बनाना है? यहाँ पर माध्यम फिर से कैसा बनाना पड़ेगा? क्षारीय। तो इस कारण आप लोगों को बताया था शुक्र रस भी कैसा होता है? क्षारीय होता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि का रस भी कैसा होता है? क्षारीय। तो ये दोनों के दोनों इस वेजाइना या योनि की अम्लीयता को नष्ट करके माध्यम कैसा बना देते हैं? क्षारीय बना देते हैं, जिससे शुक्राणु आसानी से जीवित रह सके। तो देखो पहला काम क्या हुआ? नर मैथुन की या लैंगिक क्रिया के द्वारा सीमन या वीर्य को मादा के वेजाइना भाग में प्रवेश करवाता है। और ये प्रवेश करवाने की विधि क्या कहलाती है? वीर्य सेचन। और जानवरों में कई बार इसको बाह्य साधनों के माध्यम से प्रवेश करवाया जाता है। उसी बाह्य साधनों के माध्यम से प्रवेश करवाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सीमन होता है, उस सीमन में कौन कौन है? स्पर्म है, शुक्र रस है और प्रोस्टेट द्रव है। अब इस शुक्र रस में फ्रक्टोज शर्करा तो शुक्राणु को क्या देगी? पोषण। प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय में क्या करवाते हैं? संकोचन, जिससे शुक्राणु कहाँ की ओर गति करते हैं? अंडाणु की ओर गति करने में सहायता मिलती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के द्रव में कौन पाए जाते हैं? फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन प्रोटीन को घोलकर क्या करवाएंगे? तरल माध्यम का निर्माण करेंगे। और ये तरल माध्यम शुक्राणुओं की गति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोचें कि सर ये शुक्राणु इस अंडाणु की ओर ही गति क्यों करे? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अंडाणु से क्या निकलते हैं? रसायन। अंडाणु से क्या निकलते हैं? रसायन। तो अंडाणु से रसायनों का स्राव होता है, रसायन निर्माण। और ये जो रसायन का स्राव हो रहा है, ये रसायन का स्राव क्या काम करवाता है? शुक्राणु का आकर्षण करता है। शुक्राणु का आकर्षण। और शुक्राणु का आकर्षण जैसे ही होगा तो अब शुक्राणु कहाँ की ओर गति करेगा? अंडाणु की ओर। यानी यहाँ से इस योनि भाग से ये शुक्राणु गति करके अंडाणु की ओर किसके प्रभाव में जा रहे हैं? रसायन के प्रभाव में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर शुक्राणु का स्थान भी चेंज हो रहा है और इनमें मूवमेंट भी हो रही है। तो इस प्रकार की गति जिसमें स्थान चेंज होता है उसको कहते हैं अनुचलन। ठीक है। तो ये अनुचलन किसके कारण हुआ? ये अनुचलन होता है रसायन के कारण। तो इन शुक्राणुओं की ये जो गति है, इस गति को हम कहेंगे रसायनोचलन। और रसायनोचलन को ही अंग्रेजी में कहते हैं कीमोटैक्सिस। क्या कहेंगे? कीमोटैक्सिस। तो शुक्राणुओं की गति किस प्रकार की होती है? कीमोटैक्सिक प्रकार की होती है। समझ में आ गई ये वाली बात? अब शुक्राणुओं की ये गति क्या हमेशा एकदम फिक्स पिन पॉइंटेड होती है? नहीं, ये गति होती है यादृच्छिक। कैसी होती है? यादृच्छिक। यादृच्छिक गति का मतलब क्या होता है? यादृच्छिक को अंग्रेजी में कहते हैं रैंडम। अब ये जो रैंडम मूवमेंट है, इस रैंडम मूवमेंट में क्या होता है कि इसमें कुछ शुक्राणु इस साइड में गमन करेंगे, कुछ शुक्राणु दूसरी साइड में गमन करेंगे और कुछ शुक्राणु यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे यहाँ पर गमन करेंगे। तो अब ये शुक्राणु चारों तरफ गमन कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अधिकांश शुक्राणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और अधिकांश शुक्राणु जब नष्ट हो जाते हैं, यही कारण है कि ये जो वीर्य है, इस वीर्य में शुक्राणु की संख्या कई लाखों में होती है। ताकि उनमें से अगर यदि अधिकांश शुक्राणु नष्ट भी हो जाए तो कम से कम एक शुक्राणु तो अंडाणु तक पहुंच जाए और निषेचन की संभावना बनी रहे। तो नर में निषेचन की संभावना को बनाए रखने के लिए मानव में अत्यधिक संख्या में, अत्यधिक मात्रा में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहली क्रियाविधि का पहला चरण कि नर में मैथुन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं को मुक्त करना और फिर उन शुक्राणुओं के द्वारा रसायनोचलन के द्वारा कहां पर पहुंच जाना? अंडाणु तक पहुंच जाना। अब देखो यहाँ पर एक दूसरी जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, इस बात को अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है। इसको कहते हैं योग्यतार्जन। क्या कहते हैं? योग्यतार्जन। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन। अब ये जो कैपेसिटेशन, ये योग्यतार्जन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या होती है? सुनो, अगर यदि मैं वयस्क नर से शुक्राणु
कहां से ले लूं? वृषण से ही डायरेक्ट शुक्राणु ले लूं। तो अब देखो विद्यार्थियों, वृषण से प्राप्त शुक्राणु जो होते हैं, प्राप्त शुक्राणु में भी निषेचन की क्षमता नहीं होती, स्पर्म में निषेचन की क्षमता नहीं होती। अब जब इन शुक्राणुओं में निषेचन की क्षमता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, निषेचन की क्षमता नहीं है, तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इनमें निषेचन की क्षमता आती कहां पर है? जब इनमें परिपक्व शुक्राणुओं में भी जो वृषण से डायरेक्टली प्राप्त किए हैं उनमें निषेचन की क्षमता नहीं है, तो फिर निषेचन की क्षमता आती कहां है? तो उनमें ये क्षमता या तो बहुत कम कंडीशन में तो ऐसे होती है कि कहां पर आती है? अधिवर्षण, या फिर ये क्षमता सामान्यतः कहां पर विकसित होती है? मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र में निषेचन की क्षमता विकसित होती है। जनन तंत्र में निषेचन क्षमता का विकास होता है। निषेचन क्षमता का विकास कौन से तंत्र में, कहां पर हो रहा है? मादा जनन तंत्र में विकास हो रहा है। तो अब मादा जनन तंत्र में जब निषेचन की क्षमता का विकास होता है तो इसी घटना को कहते हैं कैपेसिटेशन, योग्यतार्जन। यानी शुक्राणुओं के द्वारा, परिपक्व शुक्राणुओं के द्वारा निषेचन की क्षमता को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? योग्यतार्जन कहलाता है। तो पहला, नर ने शुक्राणुओं को कहां पर मुक्त कर दिया? वेजाइना भाग में। वेजाइना भाग में शुक्राणुओं ने क्या प्राप्त कर ली? निषेचन की क्षमता प्राप्त कर ली। और निषेचन की क्षमता प्राप्त करके कहां तक पहुंच गए? अंडाणु की सतह तक पहुंच गए। अब अंडाणु की सतह पर पहुंचने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी वो प्रोसेस आएगी कि अंडाणुओं की पहचान करना। तो तीसरा जो निषेचन का चरण हो जाएगा वो तीसरा चरण है अंडाणु की पहचान करना, या अंडाणु शुक्राणु की आपस में एक दूसरे की पहचान करना। अब आप लोग सोचेंगे कि सर पहचान करने की आवश्यकता क्या है? अगर यदि मान लो कृत्रिम वीर्य निषेचन जब करवाया जाए तो उसमें किसी दूसरी जाति के शुक्राणु को किसी दूसरी जाति के मादा में प्रवेश करवा दिया जाए, अगर यदि ये पहचान नहीं होगी तो दोनों में क्या हो जाएगा? निषेचन। अब निषेचन शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन हो गया तो दोनों में गुणसूत्र अलग है, और जब दोनों में गुणसूत्र अलग है तो फिर वहां पर समजात गुणसूत्रों के जोड़े नहीं बन पाएंगे और उत्पन्न होने वाली संतति या तो देखो निषेचन ही नहीं होगा, या फिर उत्पन्न होने वाली संतति कैसी होगी? बंदे होगी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए अब शुक्राणु और अंडाणु की क्या होनी चाहिए? आपस में पहचान, जिससे एक जाति के शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु का निषेचन कर सके। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, शुक्राणु और अंडाणु की जब पहचान की बात करते हैं तो पहचान के लिए ध्यान से सुनिए, अंडाणु की जो सतह होती है, अंडाणु की सतह, उस अंडाणु के सतह पर उपस्थित होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अंडाणु की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होते हैं, इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन जो उपस्थित है, इन ग्लाइकोप्रोटीनों को कहते हैं फर्टिलाइजिन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजिन। ठीक है, और ये जो फर्टिलाइजिन है, इन फर्टिलाइजिन की खोज के बारे में किसने बताया था? लिली ने। किसने बताया था? लिली। तो लिली नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि अंडाणु की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं और यही ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजिन कहलाते हैं। फिर उसके बाद में इस लिली के अलावा दूसरा था बेलिंस्काई। कौन था? बेलिंस्काई। इस बेलिंस्काई ने क्या बात बताई? बेलिंस्काई ने बताया कि जिस प्रकार अंडाणु की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं उसी प्रकार से शुक्राणु की सतह पर एसिड प्रोटीन उपस्थित होते हैं। शुक्राणु की सतह पर एसिड प्रोटीन उपस्थित होते हैं, और ये जो एसिड प्रोटीन उपस्थित है उसी एसिड प्रोटीन को कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। तो यहाँ पर शुक्राणु की सतह पर तो कौन है? एंटी फर्टिलाइजिन, और अंडाणु की सतह पर कौन है? फर्टिलाइजिन। अब ये जो एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन है, ये दोनों के दोनों होते हैं जाति विशिष्ट। कैसे होते हैं? जाति विशिष्ट। ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन ये दोनों के दोनों कैसे हैं? जाति विशिष्ट। ठीक है, अब जाति विशिष्ट होने का मतलब क्या है? यानी इनकी संरचना प्रत्येक जाति में क्या होती है? अलग अलग। प्रति जाति में भिन्न होती है, और ये जब प्रत्येक जाति में भिन्न भिन्न संरचनाएं होती है तो इसी कारण एक जाति के शुक्राणु
दूसरी जाति के अंडाणु का निषेचन नहीं कर सकते। तो अब ये शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के आपस में किसके माध्यम से पहचान करवाएंगे? तो ये एक दूसरे की पहचान करवाते हैं फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के माध्यम से। शुक्राणु की सतह पर, जैसे ये अंडाणु है तो अंडाणु की सतह पर तो ये कौन है? फर्टिलाइजिन। और ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु की सतह पर ये कौन होंगे? ये शुक्राणु की सतह पर पाए जाते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। अब ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों जाति विशिष्ट होने के कारण एक जाति का शुक्राणु दूसरी जाति के अंडाणु का निषेचन नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणुओं के आपस में क्या हो जाएगी? पहचान। अब देखो, इनकी पहचान होने के ये तरीका होने के अतिरिक्त इनके अंदर पाए जाते हैं कुछ और ग्राही जो कि जोना पेलुसिडा पर पाए जाते हैं, और उन ग्राहियों को कहते हैं जेडपी ग्राही। तो वो जेडपी जो ग्राही है वो भी शुक्राणु और अंडाणु के आपस में पहचान में सहायता करते हैं। अब जब पहचान हो गई तो पहचान होने के बाद में, ध्यान से सुनिएगा, पहचान होने के बाद में अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो नेक्स्ट स्टेज आती है अंडाणु का भेदन। नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है? अंडाणु का भेदन। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। सही है। और ये जो क्रिया है, इसी भेदन की क्रिया को कहते हैं एक्रोसोमल क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं? एक्रोसोमल क्रिया। अब ये एक्रोसोमल क्रिया में क्या क्या होता है वो सुनिएगा। तो यहाँ पर अब शुक्राणु ने अंडाणु की क्या कर ली? पहचान। और पहचान करने के बाद में अब शुक्राणु अंडाणु का क्या करवाएगा? भेदन करवाएगा। तो अब भेदन की क्रिया को समझने के लिए आप लोगों को अंडाणु की संरचना मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये है अंडाणु की संरचना। तो यहाँ पर इस अंडाणु की जब संरचना को आप देखेंगे तो इस अंडाणु की संरचना में कौन कौन से भाग होंगे वो सुनिए। यहाँ पर ये कौन है? अंडाणु। अब अंडाणु की संरचना आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि इस अंडाणु में सबसे बाहर का जो आवरण होता है, ये बाहर का आवरण कहलाता है कोरोना रेडिएटा। कौन होता है? कोरोना रेडिएटा। अब ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये कोरोना रेडिएटा किसका बना हुआ है? ये कोरोना रेडिएटा बना होता है पुटक कोशिकाओं का। किसका बना हुआ है? पुटक कोशिकाओं का। ठीक है, फोलिकुलर सेल। अब ये कोरोना रेडिएटा जब पुटक कोशिकाओं का बना है तो इन पुटक कोशिकाओं को बीच बीच में जोड़ने के लिए आप लोगों को बताया था कि इनके बीच में इस प्रकार से, जैसे ये पुटक कोशिकाएं हैं तो इन पुटक कोशिकाओं के बीच में हमने इस प्रकार से एक पदार्थ भरा था विद्यार्थियों। उस पदार्थ को हमने नाम दिया था हाइलुरोनिक अम्ल। तो ये पुटक कोशिकाएं आपस में एक सीमेंट समान पदार्थ के द्वारा जुड़ी होती है और उसी सीमेंट समान पदार्थ को हमने क्या कहा था? हाइलुरोनिक अम्ल। तो पुटक कोशिकाएं किसके द्वारा जुड़ी है? हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद में ये तो हो गया पहला स्तर। फिर उसके बाद में दूसरा स्तर जो हमने पढ़ा था वो दूसरा स्तर था जोना पेलुसिडा। याद करो, ये जोना पेलुसिडा किसका बना हुआ है? ये जोना पेलुसिडा बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। जोना पेलुसिडा किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, अब ये जोना पेलुसिडा है, इस जोना पेलुसिडा के अंदर ये है इस अंडाणु का सारा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। ठीक, और ये है इस अंडाणु का केंद्रक। अंडाणु का केंद्रक। अब ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में अब तक केवल और केवल मियोसिस फर्स्ट पूर्ण हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें मियोसिस सेकंड पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पर ये है प्राथमिक ध्रुव काय। अब ये बेचारी प्राथमिक ध्रुव काय तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को अंडाणु की संरचना समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कौन सी कोशिकाएं थी? पुटक कोशिकाएं। और उन पुटक कोशिकाओं के बीच में ये बीच में कौन सा पदार्थ भरा हुआ है? हाइलुरोनिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही ये कौन आ रहा है? शुक्राणु आ रहा है। तो शुक्राणु का अगर यदि आप लोगों को संरचना मालूम हो तो उसमें इसके सिर भाग में हमने इस प्रकार से एक टोपी जैसी संरचना पढ़ी थी और इसी टोपी जैसी संरचना को हमने नाम दिया था एक्रोसोम। तो यहाँ पर ये कौन है? शुक्राणु। अब ये शुक्राणु का कौन सा पार्ट है? एक्रोसोम। याद करो, एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम भाग है, ये एक्रोसोम भाग जैसे ही अंडाणु के पास में आता है तो यहाँ से अंडाणु इस शुक्राणु का वेलकम, स्वागत करने के लिए थोड़ा सा उभार बनाता है और उस उभार को कहते हैं निषेचन शंकु। तो यहाँ पर जिस साइड से शुक्राणु अंडाणु के पास में आता है उसी ओर
अंडाणु शुक्राणु की ओर एक छोटा सा उभार बनाता है, उसी छोटे से उभार को निषेचन संकुल कहते हैं। और जैसे ही निषेचन संकुल का निर्माण हो जाएगा, पहचान होते ही ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम में यहाँ पर याद करो आप लोगों को बताया था हाइलुरोनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या काम करता है? ये इस हाइलुरोनिक अम्ल को घोल देता है। हाइलुरोनिक अम्ल को घोलना। अब जैसे ही हाइलुरोनिक अम्ल घुलेगा, ध्यान से सुनिएगा, हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक अम्ल को क्या करेगा? घोलने का काम करवाएगा। अब जैसे ही ये घुला तो घुलते ही इन कोशिकाओं के बीच का ये जो सीमेंट जैसा पदार्थ अलग हो गया, तो सारी की सारी पुटक कोशिकाएं क्या हो जाएगी? अलग। तो अब हाइलुरोनिक अम्ल घुलते ही ये पुटक कोशिकाएं क्या हो जाएगी? अलग। और इनके अलग अलग होते ही शुक्राणु प्रवेश। ठीक है, तो अब शुक्राणु कहाँ की ओर जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। तो अब यहां से तो इसने क्या निकाला? हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज ने पुटक कोशिकाओं के बीच का जो आवरण था उस पदार्थ हाइलुरोनिक अम्ल को घोल दिया, और हाइलुरोनिक अम्ल के घुलते ही अब ये कहाँ की ओर जा रही है? अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, अब ये तो हो गई काम किसकी? जो कोरोना रेडिएटा की। अब उसके बाद में अंदर आती है जोना पेलुसिडा। तो अब इसमें हाइलुरोनिडेज के अलावा इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम और होते हैं, जिनमें याद करो एक्रोसिन बताया था आप लोगों को, और एक्रोसिन के साथ साथ में बताया था स्पर्म लाइसिन। अब ये जो एक्रोसिन और कौन सा एंजाइम है? स्पर्म लाइसिन। ये दोनों के दोनों क्या काम करवाते हैं? ये दोनों के दोनों बेचारे इस जोना पेलुसिडा को नष्ट कर देते हैं। और जोना पेलुसिडा का जैसे ही भेदन करेंगे, तो भेदन करते ही ठीक है, तो भेदन करते ही अब शुक्राणु कहां पर प्रवेश कर जाएगा? इसके कोशिका द्रव में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, अब अधिकांश जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों में संपूर्ण शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो मानव की बात करते हैं तो मानव में मध्य और सिर भाग ही शुक्राणु में प्रवेश अंडाणु में प्रवेश करता है, बाकी पूंछ वाला भाग शुक्राणु का बाहर ही नष्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस में क्या हुआ ये समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले अंडाणु की सतह पर आया शुक्राणु, आते ही अंडाणु ने एक उभार बनाया, उभार को कहते हैं क्या? बताओ। उभार को कहा निषेचन संकुल। निषेचन संकुल बनते ही शुक्राणु के एक्रोसोम ने कौन सा एंजाइम मुक्त कर दिया? हाइलुरोनिडेज, जो कि इस अंडाणु के कोरोना रेडिएटा के पुटक कोशिकाओं के बीच में क्या काम करवाता है? हाइलुरोनिक अम्ल को घोल देता है। और हाइलुरोनिक अम्ल घुलने से ये पुटक कोशिकाएं एक दूसरे से क्या हो जाती है? अलग। और अलग होते ही शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा कौन सा एंजाइम निकालता है? एक्रोसिन। एक्रोसिन और स्पर्म लाइसिन जोना पेलुसिडा को नष्ट कर देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब अधिकांश प्राणियों में शुक्राणु संपूर्ण शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, लेकिन मानव के लिए ऐसा कहते हैं कि इसमें सिर और मध्य भाग ही अंडाणु में प्रवेश करता है। अब सुनिए, यहां पर जैसे ही ये शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इस अंडाणु में भी कई परिवर्तन होते हैं। अब इस अंडाणु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये अब हम पढ़ने वाले हैं। सुनिए, ये सारे के सारे परिवर्तन आप लोगों को मालूम होने के लिए कई समस्याएं जो यहाँ पर होनी चाहिए थी आपके दिमाग में, वो समस्याएं आपको मालूम होनी चाहिए। पहली समस्या तो ये कि सर ये हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, बाकी और शुक्राणु भी तो प्रवेश कर सकते हैं कि जो लाखों शुक्राणु आए थे उनमें से और शुक्राणु दूसरी सतह से भी तो प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी समस्या यह है कि यहां से ये शुक्राणु अंदर गया है, वहीं से कोई दूसरा शुक्राणु भी अंदर जा सकता है। तीसरा, अभी तक ये अंडाणु द्वितीयक oocyte के रूप में ही है, यानी अंडाणु का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। तो अब अंडाणु में भी कई परिवर्तन होते हैं जो शुक्राणु के संपर्क में आने के बाद में संपन्न होने वाले। अब इन परिवर्तनों में से पहला परिवर्तन अंडाणु ने सबसे पहले जैसे ही शुक्राणु पास में आया किसका निर्माण करवाया? निषेचन शंकु का निर्माण। ठीक है, तो पहला काम तो क्या हो गया? निषेचन शंकु का निर्माण। अब निषेचन शंकु का जैसे ही निर्माण हुआ उसके बाद में दूसरा परिवर्तन, अंडाणु का रंग बदल जाता है। अंडाणु का रंग बदल जाता है। ठीक है, यानी पहले से थोड़ा सा हल्का सा पीले रंग का हो जाता है, अंडाणु के रंग का परिवर्तन। फिर उसके बाद में तीसरा जो परिवर्तन होता है, वो तीसरा परिवर्तन क्या होता है? इस अंडाणु में, ध्यान से सुनिए, अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस सेकेंड क्या हो जाता है? पूर्ण। और मियोसिस सेकेंड पूर्ण होने से अब वास्तविक अंडाणु का निर्माण होता है। यानी अब तक अंडाणु नहीं था, अब तक द्वितीयक oocyte था, अब किसका निर्माण होता है?
अंडाणु का निर्माण होता है। तो आप लोगों से कंपटीशन में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मियोसिस सेकंड कब होता है, तो निषेचन से तुरंत पहले और शुक्राणु के संपर्क में आने के बाद। यानी अभी तक देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो घुस गया, निषेचन हो गया, नहीं, अभी तक इन दोनों केंद्रकों का संलयन नहीं हुआ है। तो यहां पर समझ में आ गई होगी ये वाली बात। तो मियोसिस सेकंड कब होता है, इस शुक्राणु के संपर्क में आने के बाद, परंतु निषेचन से पहले होता है। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो परिवर्तन है, वो नेक्स्ट परिवर्तन क्या होता है, यहां पर मियोसिस सेकंड हो गया। फिर उसके बाद में ये जो अंडाणु है, उस अंडाणु की सतह के सभी ग्राही, अंडाणु की सतह के सभी ग्राही, सतह के सभी ग्राही नष्ट हो जाते हैं। और सभी ग्राही नष्ट होने से अब क्या फायदा होगा, यानी यहां पर इस अंडाणु के पहले संपूर्ण सतह पर कौन थे, ग्लाइकोप्रोटीन यानी फर्टिलाइजिन उपस्थित थे। अब ये फर्टिलाइजिन नष्ट हो गए, तो अब एक शुक्राणु तो इसकी पहचान कर लिया, बाकी तुरंत सारे के सारे ग्राही नष्ट हो गए। तो अब उसके बाद में बाकी शुक्राणु अब इस अंडाणु की पहचान कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ग्राही नष्ट, और ग्राहियों के नष्ट होने से क्या होगा, अन्य शुक्राणु, अन्य स्पर्म अंडाणु की पहचान नहीं कर पाएंगे, अन्य स्पर्म अंडाणु को नहीं जानेंगे या नहीं पहचान पाएंगे। समझ में आ गई, जिससे एक से ज्यादा शुक्राणुओं का प्रवेश नहीं होता। लेकिन अब ये तो समस्या सोल्व हो गई, लेकिन कोई शुक्राणु इस शुक्राणु के भेदन पथ से भी तो अंदर जा सकता है। तो फिर उसके बाद में होता यह है कि ये जो अंडाणु है, इस अंडाणु के कोर्टेक्स में यूं पुटिकाओं का निर्माण होता है, और इन पुटिकाओं को कहते हैं वल्कुटीय पुटिका। क्या कहते हैं, वल्कुटीय पुटिका। और ये पुटिकाएं यहाँ जहां से शुक्राणु ने प्रवेश किया है, वहां से अंदर प्रवेश करके वापस से एक परत का निर्माण कर देती है, और उसी परत को हम कहते हैं निषेचन झिल्ली। क्या कहते हैं, निषेचन झिल्ली। तो अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट परिवर्तन ये होता है, वल्कुटीय जो पुटिकाएं हैं, वल्कुटीय पुटिकाएं, वल्कुटीय पुटिकाएं, ये पुटिकाएं निषेचन झिल्ली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, निषेचन झिल्ली का निर्माण। और जैसे ही निषेचन झिल्ली का निर्माण होगा, ये निषेचन झिल्ली का कार्य क्या होगा, सुनिए। आप लोग अगर यदि सोच रहे हैं कि निषेचन झिल्ली का कार्य निषेचन की क्रिया में सहायता करना होता है, नहीं, नाम से तो ऐसे ही लग रहा होगा कि निषेचन झिल्ली निषेचन में सहायता करती है, नहीं। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य अन्य शुक्राणुओं को प्रवेश करने से रोकना। यानी जो बाकी शुक्राणु है, उन शुक्राणुओं को प्रवेश करने से रोकना। केवल एक शुक्राणु को अंदर जाने देती है, बाकी शुक्राणुओं को प्रवेश करने से रोकने का काम किसका होता है, निषेचन झिल्ली का। तो ये अंडाणु में कुछ परिवर्तन हो गए, जो कब होते हैं, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तब हो जाते हैं। अब उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में होता यह है, नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट जो स्टेज आती है, वो नेक्स्ट स्टेज आती है दोनों केंद्रकों का संलयन। ठीक है, तो नर और मादा केंद्रकों का संलयन, दोनों केंद्रक कौन कौन से, नर और मादा केंद्रकों का संलयन, दोनों केंद्रकों का संलयन। अब ये जो केंद्रकों के संलयन की क्रियाविधि है, इस संलयन की क्रियाविधि में क्या होता है, सुनिए। यहाँ पर जब इन केंद्रकों की बात करते हैं तो सुनिए, यहाँ पर देखिए ये कौन है, नर, ये अंडाणु है, और इस अंडाणु के अंदर यहाँ पर ये प्रवेश कर गया है नर केंद्रक। ठीक है, अब यहाँ पर नर केंद्रक है, और इसी के साथ में ये दूसरा केंद्रक कौन सा है, मादा केंद्रक। ठीक है, नर केंद्रक भी है और मादा केंद्रक। अब तक इस अंडाणु में क्या हो चुका है, मियोसिस सेकंड पूरा हो चुका है, यानी अब ये केंद्रक पूरी तरह से डेवलप है। तो अब नर के केंद्रक को कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस, और इस मादा के केंद्रक को कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब यहाँ पर दोनों का साइटोप्लाज्म मिल चुका है। तो अब यहाँ पर देखो, इससे पहले ही दोनों का केंद्र कोशिका द्रव क्या हो चुका है, कोशिका द्रव का संलयन हो चुका है। और ये जो कोशिका द्रव का संलयन की क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो अब केंद्रकों का संलयन नहीं हुआ, लेकिन इसके कोशिका द्रवों का संलयन हो चुका है। किसके कोशिका द्रव, अंडाणु और शुक्राणु के कोशिका द्रव का संलयन हो चुका है। अब ये जो नर केंद्रक है, ये भी कैसा है, एन, मादा केंद्रक कैसा है, एन। अब ये दोनों के दोनों एन केंद्रक आपस में एक दूसरे से मिलकर एक 2n संरचना का निर्माण
करते हैं। और यही 2n संरचना अब क्या कहलाती है? युग्मनज। और ये जो दोनों नर और मादा केंद्रकों के जो मिलने की क्रिया है, इसी मिलने की क्रिया को उभय मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय मिश्रण। और इसी क्रिया को कहते हैं एम्फीमिक्सिस। तो आप लोग देख रहे होंगे निषेचन, केवल हम ऐसा कहें नर और मादा केंद्रकों का मिलना निषेचन है जो तो गलत होगा। ये पूरी की पूरी क्रियाविधि कि नर के द्वारा शुक्राणुओं को मुक्त करना, शुक्राणुओं के द्वारा योग्यतार्जन, पहचान करना, अंडाणु का भेदन करना, वल्कुटीय क्रिया, ये पूरी क्रियाविधि, फिर उसके बाद में दोनों केंद्रकों का मिलना, ये पूरी क्रियाविधि क्या है? निषेचन। हम केवल ऐसा कहें कि नर और मादा केंद्रक का मिलना निषेचन है तो वो गलत होगा। वो क्रिया तो केवल क्या कहलाती है? उभय मिश्रण। तो उभय मिश्रण क्या होता है? नर और मादा केंद्रक दोनों का मिलना क्या कहलाता है? उभय मिश्रण। और इस केंद्रकों के मिलने के लिए एक सामान्य शब्द देखो, वैसे पर्टिकुलरली तो कौन सा है? उभय मिश्रण। लेकिन अगर यदि केंद्रकों के संलयन की बात करें केवल और केवल, तो उसमें क्या होता है? उस शब्द, उसके लिए जो शब्द काम में लेते हैं वो काम में लिया जाता है कैरियोगेमी। जब जीवद्रव्य संलयन की बात करते हैं तो उसको प्लाज्मोगेमी, और जब कोशिका केंद्रक के संलयन की बात करते हैं तो उसको कैरियोगेमी कहते हैं। और इस प्रकार से एक 2n युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है निषेचन की क्रियाविधि। निषेचन की क्रियाविधि का एक बार ब्रीफ रिव्यू जब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या उपस्थित होंगे, सुनिए। सबसे पहले नर लैंगिक क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र के वैजयन भाग में छोड़ेगा, उसको वीर्य सेचन। वीर्य सेचन होने के बाद में शुक्राणु अंडाणु से निकलने वाले रसायन के माध्यम से शुक्राणु की ओर गति अंडाणु की ओर गति करेंगे। इस क्रिया को कहते हैं रसायनुचलन। रसायनुचलन होने के बाद में अब शुक्राणु अंडाणु की क्या करेगा? पहचान। पहचान करने के लिए अंडाणु की सतह पर तो फर्टिलाइजिन और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन। पहचान होने के बाद में दोनों में क्या हो जाएगा? पहचान होने के बाद में झिल्ली का भेदन। भेदन करने के लिए शुक्राणु का एक्रोसोम क्या निकालेगा? हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिक अम्ल को घोल देगा। घोलने से पोटक कोशिकाएं अलग हो जाएगी। कोशिकाएं अलग होने से अब शुक्राणु का केंद्र कहां तक पहुंच जाएगा? जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा तक पहुंचने के बाद में एक्रोसिन और स्पर्म लाइसिन निकालता है जो कि जोना पेलोसिडा को नष्ट करते थे। अब शुक्राणु का केंद्र कहां पर चला जाएगा? उस मादा के अंडाणु के केंद्रक में प्रवेश कर जाएगा। अब जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो मादा के अंडाणु में भी कई परिवर्तन होते हैं। उसका रंग बदल जाएगा, उसमें निषेचन संकुल का निर्माण हो जाएगा, उसकी सतह के सभी ग्राही नष्ट हो जाएंगे ताकि और शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर सके। फिर इसके अलावा वल्कुटीय क्रिया के द्वारा निषेचन झिल्ली का निर्माण हो जाएगा जो अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। और अंडाणु में अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होने से एक सुविकसित फीमेल प्रोन्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में ये दोनों मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस मिलकर एक 2n युग्मनज का निर्माण करते हैं। और इन दोनों केंद्रकों के मिलने की जो क्रिया है यही क्रिया उभय मिश्रण कहलाती है। अब यहाँ पर ये जो दोनों के मिलने की जो क्रियाविधि है, यानी ये जो युग्मनज का निर्माण है, ये युग्मनज का निर्माण कहाँ पर होता है? इस युग्मनज का निर्माण होता है अंड वाहिनी में। और अंडवाहिनी के भी कौन से भाग में? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, ये अंडवाहिनी है। इस अंडवाहिनी के इस एम्पुला और इस तमस के जंक्शन या संधि स्थल पर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है और यहीं पर युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब ये जो युग्मनज है, इसी युग्मनज में यहीं से विभाजन की क्रिया प्रारंभ होने से भ्रूणीय विकास प्रारंभ हो जाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे भ्रूणीय परिवर्तन कि किस प्रकार से मानव में एक भ्रूण युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन होता है, अर्थात मानव का भ्रूणीय विकास।